19 नवंबर को सुबह 10 बजे राजू जो है लहरापुर थाने पहुंचता है और थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह से मुलाकात करता है और कहता है कि महोदय, हमारे भाई नलकूप संचालक वीरेंद्र की हत्या हो गई है। हत्या के बाद सुन करके धर्मपाल सिंह कुछ पूछताछ जो है करते हैं राजू से और अपने टीम के साथ घटना स्थल पर जाने लगते हैं। इसी बीच धर्मपाल सिंह जो है, जो थाना प्रभारी होते हैं, वह सीओ राकेश सिंह को भी इसकी सूचना दे देते हैं और वहां से थाना से महज 7 किलोमीटर के दूरी पर घटना स्थल है। इसलिए धर्मपाल सिंह घटना स्थल के लिए रवाना हुए और घटना स्थल पर पहुंचने में उन्हें देर नहीं लगा। जब घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो वहां बहुत सारी भीड़ें जमा हो गई है। हटाते हुए वे नलकूप के पास पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि मृतक की पत्नी जो है दहाड़े मारकर रोए जा रही है और वहां एक सन्नाटा छाया। वहां पहुंचते हैं और उनकी पत्नी से कुछ पूछताछ करते हैं, वहां कुछ जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। इसी बीच सीओ राकेश सिंह भी वहां पहुंच जाते हैं और उनके पहुंचते ही फोरेंसिक टीम भी, कारण कि सीओ राकेश सिंह फोरेंसिक टीम को भी सूचना कर दिए थे, इसलिए फोरेंसिक टीम भी वहां पहुंच जाती है और फोरेंसिक टीम भी अपना जांच पड़ताल करने लगती है। सभी लोग कुछ न कुछ चीज, जो भी घटनाएं वहां घटित हुई है उसके बारे में सभी लोग जांच पड़ताल करने लगते हैं। इसी बीच जो है धर्मपाल सिंह राजू से पूछताछ करते हैं कि तुम्हारे भाई का किसी से क्या विवाद था। तो राजू बतलाता है कि नहीं सर, हमारे भाई तो बहुत अच्छे लोग थे, उन्हें किसी से विवाद नहीं होता था। फिर थाना प्रभारी पूछते हैं कि क्या आपके भाई जो है किसी से कर्ज लिए थे। तो राजू कहते हैं कि नहीं, हमारे भैया किसी से कर्ज नहीं लेते थे। हाँ, थोड़ा सा शराब के शौकीन जरूर थे, लेकिन शराब भी वह अपने पैसे से ही पीते थे। इस तरह से राजू जो है ये सारी घटनाएं को बतलाता है। वह यह बतलाता है कि भैया 18 नवंबर को रात 8 बजे घर पे आए और खाना पीना खा करके नलकूप पर सोने चले आए। रखवारी के दृष्टिकोण से वो यहीं सोते थे, कभी कभार हम भी यहाँ सो जाया करते थे। तो भैया खाना खा कर और यहाँ चले आए सोने, और सुबह जब हम उनका नाश्ता लेकर के आए तो देखे कि भैया को किसी ने गोली मार दिया है। और इसकी सूचना हम सबसे पहले भाभी को जाकर के दिए और गांव वाले को दिए और फिर उसके बाद हम थाना पहुंच गए इसकी सूचना देने के लिए। पत्नी से भी पूछताछ किया गया। पत्नी बोलती है कि हमारे पति बहुत ही भले चंगे थे, उनको किसी से कोई विवाद नहीं होता था। इसी बीच वहां के मुखिया जो है राकेश सिंह सीओ से बतलाते हैं कि महोदय, इस हत्या की साजिश हमें लगता है कि घर में ही छिपा है, कारण कि वीरेंद्र की पत्नी शांति का चाल चलन कुछ ठीक नहीं था और उसके देवर से ही उसका अफेयर चलता था। यह बात राकेश सिंह को मालूम होता है और राकेश सिंह राजू को हिरासत में ले लेते हैं और वहां जो भी प्रक्रियाएं हैं उसको पूरा करते हुए लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल अररिया भेज दिया जाता है। अब इनको जिला अस्पताल अररिया भेज दिया जाता है। ये लोग थाने पर पहुंचते हैं और सीओ राकेश कुमार सिंह और
थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह जब राजू से पूछताछ शुरू करते हैं तो घरियाली आंसू बहाने लगता है। एक क्षण के लिए ऐसा लगता है, एक क्षण के लिए ऐसा लगता है कि उसे समाज के लोग, ग्राम के लोग नाजायज फंसा रहे हैं। तो आखिर यह सारी घटना क्या है, ये सच्ची घटना क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा। आखिर राजू क्या कहता है, राजू दोषी है या निर्दोष है, इन तमाम बातों पर हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं भागीरथ ठाकुर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भागीरथ ठाकुर। औरैया जिला के लहरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव लगता है अनेशो। उस ग्राम में शांति, उसका पति वीरेंद्र और वीरेंद्र का छोटा भाई राजू रहता था और वह परिवार बड़ी ही खुशहाली ढंग से चल रहा था। कारण कि वीरेंद्र के पास 10 बीघा जमीन थे, उस जमीन से उपज होता था। ये नलकूप का संचालन उनको करना था और उससे कुछ आमद हो जाते थे, इसलिए किसी भी प्रकार की परिवार में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन परेशानी नहीं थी फिर भी हत्याएं हुई, आखिर क्यों? तो शांति जो है मातृत्व सुख को प्राप्त नहीं कर पा रही थी। 5 साल का समय बीत गया था और शांति को जो है मातृत्व सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इसका दोष वह अपने पति वीरेंद्र पर लगाती थी और इस वजह से इन दोनों के बीच वाद विवाद होने लगा। वाद विवाद इतना बढ़ता था कि वीरेंद्र को दारू भट्टी तक का रास्ता तय करना पड़ा। वो अब को दारू भट्टी चला जाता था और वहां से लड़खड़ाते कदम से ही घर आता था। इस तरह से जब भी दारू पी करके वीरेंद्र घर आता था तो पत्नी के साथ मारपीट भी करता था। उन दोनों के बीच विवाद होते थे और मारपीट होते थे। इस तरह का सिलसिला चलते चलते 3 साल का और समय बीत गया, लेकिन मातृत्व सुख को प्राप्त शांति नहीं कर सकी। अब उसे लगने लगा कि अब इस मर्द से हम मातृत्व सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे और उसके घर में जवान देवर मौजूद था। अब शांति जो है किसी तरह से डोरा जो है अपने देवर पर डालने लगी। देवर जवान था, स्वाभाविक रूप से उसको उकसाने पर उसके अंदर भी वासना जागृत होगा और धीरे धीरे जब भी चाय पर बैठती ओपन हंसी मजाक राजू के साथ करने लगती। इस तरह से कभी अच्छा भला कपड़ा पहन करके और उसके सामने आती। इस तरह से राजू के अंदर जो है एक वासना का जुनून भरने लगी और धीरे धीरे कब राजू वशीभूत हो गया, शांति वशीभूत हो गई उस वासना में कि इन लोगों को पता ही नहीं चल पाया। और अब हमेशा जो है बिस्तरों पर सामाजिक रीतियों का ये लोग धजिया उड़ाने लगे, सामाजिक रिश्तों का ये लोग धजिया उड़ाने लगे। और जब इस बात की धीरे धीरे कहते हैं कि वासना का खेल, चाहे आप जितना भी सतर्कता से खेल रहे हों, लेकिन एक दिन इसकी सच्चाई जो है समाज के सामने आता ही। तो वीरेंद्र के चचेरे भाई की पत्नी जो है अंधेरे चांदनी रात में जो है इन देवर भाभी को रंगरेलिया मनाते हुए देख लेती है और वह यह बात अपने परिवार में कहती है और परिवार से गांव में यह बात जाता है और यह बात बढ़ जाता है। वीरेंद्र अपने पत्नी से इस बात को करता है तो वह पत्नी कहती है कि राजू अपना खासा देवर है,
तो हम उससे हंसी मजाक कर लेते हैं। इसे देख करके लोग जलते हैं, इसलिए आपसे कुछ लोग जो है आपका कान भर रहे हैं कि आपका परिवार खराब हो। इस बात को वीरेंद्र मान लेता है, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रह जाता है, जिसे वह बाद में पता लगाने का प्रयास करने लगता है, उस पर नजर रखने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वीरेंद्र स्वयं अपने पत्नी को उसके साथ नाजायज रिश्ते में पकड़ लेता है और दोनों का पिटाई करता है भला, और पत्नी को छोड़ने तक की धमकी देता है, लेकिन इस धमकी का इन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये बात वीरेंद्र जो है गांव के मुखिया से भी कहता है कि हमारा परिवार हमारा भाई तोड़ रहा है, थोड़ा सा समझाइए उसे। लेकिन इन लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव यही पड़ता है कि अब ये अपने कृत्य में थोड़ा सा सतर्कता बरतने लगते हैं। और ऐसे समय चलते चलते एक समय आता है कि ये दोनों विचार करते हैं कि क्यों न वीरेंद्र को रास्ते से ही हटा दे, ये हमारे बीच में कांटा बन रहे हैं। और यह योजना जो है संचालित करते हैं, एक कट्टा खरीदते हैं गांव से ही, और कट्टा खरीद करके 2 कारतूस खरीदते हैं और समय का इंतजार करने लगते हैं। और अब जो है शांति का स्वभाव दिखावटी स्वभाव शांति बदलती है और पति से जो है अपना रिश्ता अच्छा दिखाने का प्रयास करने लगती है। पति भी समझता है कि चलिए शांति जो है अपना स्वभाव बदल दी, अब यह सुधर गई, और वह आराम से रहने लगता है। इसी बीच जो है 8 बजे रात को जो है वीरेंद्र घर पे आता है, खाना पीना खाता है 18 नवंबर को, और जा करके सो जाता है। और इसी बीच शांति उसे बोलती है कि मैं आज नलकूप पर आऊंगी। और जब गांव के लोग सो जाते हैं तो शांति और राजू जो है नलकूप पर जाते हैं। शांति आवाज देती है तो वीरेंद्र जो है उठ करके कुंडी खोलता है, और जैसे ही कुंडी खोलता है वैसे ही राजू जो है तारमतोड़ 2 गोलियां उसे सीने में दाग देता है, और तड़पते हुए कुछ ही क्षण में जो है घटनास्थल पर ही उसका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद जो है यह राजू जो है थाने पर जाता है और थाना से ये सारी व्यवस्थाएं करता है, और अंत में जो है उसे गिरफ्तार होना ही पड़ता है। और उस जो तमंचा से वह हत्या किया है वो भी राज को बतलाता है, और पुलिस जो है उस तमंचा को भी पकड़ लेती है, क्योंकि वह तमंचा वह झाड़ियों में छुपा कर रखा रहता है, और वह बतलाता है कि मैं यह तमंचा झाड़ियों में छुपा कर रखा हूँ। और पुलिस आकर के वहाँ उस तमंचा को प्राप्त करती है, और इस तरह से राजू जो है दोषी सिद्ध हो जाते हैं, और शांति को भी अरेस्ट पुलिस कर लेती है, और इन दोनों को जो है जेल भेज देती है। तो इस तरह से सामाजिक कृत्य हो रहे हैं कि वासना का शिकार बनकर बस घरेलू हिंसा भी शुरू हो गए हैं। घर में ही रिश्ते खराब होते हैं और घर से ही रिश्ते बनते हैं। इसलिए इस पर सतर्कता आवश्यक है। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके डालिएगा कि यह जानकारी आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।